वेलकम टू दिस एपिसोड म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव म्यूचुअल ग्लोब से। तो आज का टॉपिक एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो काफ़ी इन्वेस्टर्स की क्वेरी होती है, रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे की जाए। और उससे ज़्यादा मैं स्पेसिफिक पूछता हूँ कि बहुत क्विक रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, कि लेट्स से कि क्या 2 मिनट में रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकती है। 2 मिनट में रिटायरमेंट प्लानिंग उस पर आते हैं, लेकिन उसके पहले रिटायरमेंट प्लानिंग से लोग बहुत दूर भागते हैं। कर लेंगे, अभी करते हैं, अभी क्या, अभी तो 40 की उम्र है, अभी तो 45 की उम्र है, अभी तो टाइम है। तो दूर इसीलिए शायद भागते हैं, उनको लगता है बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम है, बहुत कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। तो वहाँ पे तुम्हारा जो ये है कि क्या 2 मिनट में हो सकती है, तो यस हो सकती है। अब 2 मिनट में कैसे हो सकती है, एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं। इसको एग्जांपल को सिंपल रखेंगे तभी 2 मिनट में हो पाएगी। अभी मान लीजिए कि आप एक पर्सन ऐसा है, कॉमन पर्सन, जिसका 25,000 रुपये महीने का खर्चा है और उसकी उम्र 36 मान लीजिए, 36 साल है। फॉर ईज मैंने 36 साल लिया। तो 36 साल की उम्र है, 60 में रिटायरमेंट हम मान लेते हैं। कितने हो गए? 24 साल। एक फॉर्मूला होता है 72 का, वो ऑडियंस याद रखे। 72 के फॉर्मूले का मतलब है कि अगर आप 12% के हिसाब से कोई आपको प्रोडक्ट है जिस पे रिटर्न आ रहा है 12% का, तो 72 को 12 से डिवाइड कर दीजिए। कितना आया? 6। यानी 6 साल में पैसा डबल हो जाएगा। अगर 24% के हिसाब से आपको रिटर्न आ रहा है तो क्या कीजिए, 72 डिवाइडेड बाय 24, यानी 3 साल में पैसा डबल हो जाएगा। ये क्लियर है? 6% की एफडी है एग्जांपल के लिए, तो 72 डिवाइडेड बाय 6 कितना हुआ? 12 हुआ, यानी 12 साल में डबल हो जाएगा। अभी ये कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, 2 मिनट में नहीं काउंट किया जाएगा। ठीक है ना? तो हमने माना कि 6% अगर ब्याज मिल रहा है, अर्निंग आ रही है, तो 72 हम याद रख रहे हैं। 72 डिवाइडेड बाई 6, 12 छंग 72, 12 साल में हो जाएगा। उल्टा कर दीजिए, 6% का इन्फ्लेशन मान लीजिए। तो अगर 6% का इन्फ्लेशन है तो 12 साल बाद पैसा आधा रह जाएगा। और इंडिया का रफली इन्फ्लेशन ऐसे रहता है 1-2% ऊपर नीचे। हाँ। और एट ईज के लिए हम ये और मान रहे हैं, बहुत प्रिसाइज पे नहीं जा रहे हैं। तो आज जो 25,000 रुपये है, 12 साल बाद उसी अर्निंग को करने के लिए आपको 50,000 रुपये चाहिए। हमने देख लिया, 72 डिवाइडेड बाई 6, 12 साल। और 24 साल हमने माना था, 36 की उम्र मानी, 60 की रिटायरमेंट मानी, 24 साल था, तो 12-12 साल के 2 ब्लॉक हो गए। तो 25,000 रुपये की आज खर्चा है, 12 साल बाद कितना होगा? 50,000। और 12 साल बाद कितना होगा? 1 लाख रुपए। क्लियर हो गया? आज जो आपका खर्चा हो रहा है, अगर आपकी उम्र 36, 35, 37 के अल्ले पल्ले है, तो रिटायरमेंट के वक्त इसको 4 गुना कर दीजिए, 1 लाख रुपए हो गया। यानी आपको रिटायरमेंट पे 1 लाख रुपए चाहिए। अब दूसरे फॉर्मूले पे आ जाते हैं। मैं मान लेता हूं कि एफडी का रिटर्न कम हो चुका होगा, जो कि हुआ ही होगा। सिंप्लिसिटी के लिए हम 4% मान लेते हैं। जब आप 60 साल के होंगे तब एफडी 4% से ऊपर रिटर्न आपको नहीं दे रही होगी, हो सकता कम ही दे रही हो, बट अभी इसको ही लेते हैं। तो अगर आपको महीने के 1 लाख रुपए चाहिए खर्चे के, तो साल के चाहिए 12 लाख रुपए। तो 12 लाख रुपए चाहिए, 4% के हिसाब से आपकी 3 करोड़ रुपए की 3 करोड़ की एफडी होनी चाहिए। 3 करोड़ की एफडी को 4% से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया? 12 लाख रुपए हो गया। ठीक है ना? तो सिंपल आ गया 2 मिनट में। 25,000 रुपए का अगर खर्चा है तो 3 करोड़ रुपए आपके पास कॉर्पस होना चाहिए। ये 2 मिनट में रिटायरमेंट प्लानिंग हो गई। अब इसमें हमने टैक्स को नहीं लिया। अब आप कह सकते हैं 6 का 5.5 रह जाएगा, 4 नहीं रहेगा, 3.5 होगा, वो तो ठीक है, बट आपको एक सेंस तो मिल गया। आप लोग ना 25,000 रुपये रिटायरमेंट प्लानिंग कर लेंगे, तो रिटायरमेंट प्लानिंग तो 2 मिनट में हो गई। अब ये 3 करोड़ आएंगे कहाँ से? तो यहां भी हमने क्या किया है कि 24 साल में 12% के हिसाब से
अगर आप SIP करते हैं तो महीने की 18,000 रुपए की आपको SIP करनी पड़ेगी। 24 साल का पीरियड है, 12% प्रिज्यूम कर लिया। अगर आप 17,000 समथिंग आता है, हमने 18 ले लिया, 18,000 रुपए की अगर आप SIP कर रहे हैं तो 24 साल बाद आपको 3 करोड़ हो जाएगा। उस 3 करोड़ पे 4% का हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिज्यूम कर लिया, 12 लाख हो जाएगा, महीने का 1 लाख हो जाएगा। आज की आपकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो मेंटेन हो जाएगी। तो अगर 25,000 रुपीज़ का एक्सपेंस है और उसको मेंटेन करना है तो मुझे 18,000 रुपीज़ की SIP करनी है। थोड़ा सा अगर और सिंपल कर लें, अगर 25,000 का है खर्चा तो 20,000 रुपये की अगर SIP हो रही है तो कंफर्टेबली एक तरह से मैं उस खर्चे को मीट कर पाएंगे। राइट। तो ये एक तरीके से एक फॉर्मूला है। अब आपकी 50,000 का खर्चा है तो आप अकॉर्डिंगली देख लीजिए, आपका 1 लाख खर्चा है तो अकॉर्डिंगली देख लीजिए। लेकिन आपको एक सेंस हो गया, एक फॉर्मूला जैसे आपको 72 याद रहना चाहिए, उसी तरीके से मान लीजिए 6% का इन्फ्लेशन, 4% का रिटर्न जब आप 60 साल के होंगे और आप बड़े आराम से 2 मिनट के अंदर में प्लान कर पाएंगे। ये कॉर्पस है, इसकी तरफ दौड़ना शुरू कर दें, प्लानिंग करते रहिएगा, फाइन ट्यून करते रहिएगा। लोग फाइन ट्यून करते रहते हैं और SIP नहीं शुरू हो पाती है। राइट। और टाइम का टाइम निकलता चला जाता है। उसी पीरियड में आप बाइक पे चल रहे हैं तो एक बेटर बाइक पे चले जाते हैं अच्छी बाइक पे चल रहे हैं तो आप एक छोटी कार पे चले जाते हैं, छोटी कार आ गई तो बड़े कार पे चले जाते हैं। और वो जो रिटायरमेंट के लिए जो दौड़ शुरू होनी है SIP की, वो आप टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो जो रफली फॉर्मूला निकला कि जितना भी खर्चा हो रहा है उसका अराउंड 80% मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो जैसे क्वेश्चन आता है कितना स्टेप अप, कितना कब बढ़ाना है, तो जैसे जैसे आपके खर्चे बढ़ते जाएं इसका मतलब है आपका उतना इन्वेस्टमेंट बढ़ते जाना चाहिए। आप 25,000 रुपये का खर्चा करते हैं पर मंथ तो 20,000 रुपये मिनिमम इन्वेस्ट करिए। आपका 1 लाख रुपए का खर्चा है तो आप 80,000 रुपये इन्वेस्ट करिए। और अगर खर्चा बढ़ने लगे इसका मतलब है या तो खर्चा कम करिए या इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। उसमें भी जैसे तुमने फॉर्मूला दिया कि भाई 25,000 है तो 20,000 रुपये की SIP शुरू कर दी, एक सिंपल फॉर्मूला बन गया। हम सिंपल इसलिए कर रहे हैं ताकि आप काम कर सकें, एक्ट कर सकें। ऐसा ना हो सोचते विचारते कंसल्टेंट एडवाइज़र का ही करते रहें और 2 साल 3 साल 4 साल आपके निकल जाएं। तो जैसे क्रिकेट में होता है कि बॉल्स आपने वेस्ट कर दी तो रन रेट ज़्यादा चाहिए होगा। दूसरा है जैसे तुमने कहा कि भाई खर्चा बढ़ता जा रहा है, तो इसको देखने से आपको क्या होगा, या तो आप खर्चे को कंट्रोल में रखेंगे या ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी अर्निंग बढ़ रही हो। तो अगर अर्निंग बढ़ रही है और इधर खर्चा बढ़ रहा है तो उसी प्रपोर्शन में SIP को स्टेप अप करते चले जाइए। जो होता है ना, मैं कितने स्टेप अप करूं, तो भाई खर्चा तो पूरा निकालना ही है आपको। तो अगर आपकी सैलरी बढ़ी, आपकी अर्निंग बढ़ी, उतना स्टेप अप जरूर कर लें जितना कि आपका खर्चा बढ़ा है। उसके ऊपर करना है वो तो आपके ऊपर फ्रीडम है ही है, बट उतना जरूर कर उतना जरूर वो कर मिनिमम है। क्योंकि बुढ़ापे में 60 साल की उम्र में आके कोई नहीं देगा, ये कौन देगा? आपने अपने लिए नहीं बचाया, आप सोचेंगे पड़ोसी और भाई और बंधु आपको देंगे, तो नहीं देंगे। तो रियलिटी है, तो या तो खर्चे कम कीजिए और या इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। उससे ज़्यादा कर लें तो पैसा तो भाई आप ही के पास रहेगा ना, कोई नुकसान थोड़ी ना हो गया बचा लेने से। अंडरलाइंग थीम ये है कि इन्वेस्टमेंट पहले हो और उसके बाद खर्चा हो। कई बार इन्वेस्टर्स ने ये होता है, दिमाग में आता है कि काश मैं ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट कर दूं कि मार्केट थोड़ा गिर रहा हो और जब थोड़ा सा बढ़े तब सेल कर लें। फॉर एग्जांपल जैसे 2008 में मार्केट फॉल हुआ था या कोविड के टाइम पे हुआ, तो कई बार होता है कि बिल्कुल जो पीक पे था उस समय निकाल लिया होता और लो में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये स्ट्रैटेजी हो सकती है? दो चीज़ें, पहली बात तो पॉसिबल नहीं है, और दूसरे इन्वेस्टर ने सही टाइम का वेट करने में ज़्यादा नुकसान किया अपना, बनस्पत ये कि इन्वेस्ट कर दिया और लॉन्ग टर्म का वेट किया। हाँ, शेयर अच्छा होना चाहिए या स्कीम अच्छी होनी चाहिए, तो चूँकि हमारा ये प्लेटफॉर्म इक्विटी म्यूचुअल फंड पे ही ज़्यादा होता है तो स्कीम अच्छी होनी चाहिए, वो बात तो सही है। लेकिन टाइमिंग करना
1 महीने रुक जाते हैं, 15 दिन रुक जाते हैं, 2% कम हो जाएगा, बढ़ गया 2%, अरे अब तो 2% और बढ़ गया, थोड़ा और रुक जाते हैं। अब वो बजट आने वाला है, वो क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है, इंटरनेशनल इवेंट होने वाली है, फेड की मीटिंग होने वाली है, ये सब करने से कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है। लगातार हम लोग चूँकि उसी रिटायरमेंट प्लानिंग और फिर एसआईपी की बात करते जा रहे हैं, लगातार आप एक एसआईपी फिक्स डेट पे करते चले जाते हैं। आज की डेट में इकोनॉमिक टाइम्स में भी आर्टिकल है और उनको डेटा शायद मोतीलाल ओसवाल एएमसी ने दिया है, सिप के ऊपर ही है। ओके। तो उन्होंने हाइपोथेटिकली मान लिया कि 2 ऑप्शन है, एक ये है कि उस महीने में जो सबसे नीचे का सेंसेक्स है, एग्जांपल उन्होंने निफ्टी 500 को लिया है, तो कोई एक पर्सन ऐसा है जो सबसे फेवरेबल डेट पे इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि उस महीने का सबसे कम का समझो कि शेयर प्राइस था या एनएवी था। मतलब किसी दिन मार्केट गिरा तो उस महीने जो सबसे ज्यादा जब गिरा, सबसे सस्ता हुआ, उस दिन इन्वेस्ट किया से इक्विटी म्यूचुअल फंड में निफ्टी 500 में। ओके। और एक दूसरी सिचुएशन ले ली जो उस महीने का सबसे महंगा था, तो मतलब सबसे अनलकी था। तो ये मिस्टर लकी थे और वो मिस्टर अनलकी थे। राइट। इन्वेस्ट किया। अब उसकी उन्होंने पूरी वर्किंग दी है, लोग जाके भी देख सकते हैं, हम भी उसको अभी उसमें स्क्रीनशॉट लगा देंगे। उसमें अगर आप देखेंगे जा कर के, तो अगर आप देखते हैं कि साहब अगर ऐसा होता है तो 1 साल में क्या फ़र्क पड़ा, 1 साल में काफ़ी फ़र्क पड़ गया, यानी मिस्टर लकी और मिस्टर अनलकी के रिटर्न में काफ़ी फ़र्क हो गया। क्योंकि शायद बहुत वॉलेटाइल रहा मार्केट इस वजह से, या वैसे भी पड़ सकता है? वैसे भी रहेगा, ये परसेंटेज का फ़र्क हो सकता है। लेकिन अब उसको उन्होंने वर्किंग की कि भाई आप तो प्लानिंग इन्वेस्टमेंट की कर रहे हो ना, तो जितने लंबे समय की करेंगे, अब अगर 3 साल का टाइम उन्होंने लिया तो मिस्टर लकी और मिस्टर अनलकी के रिटर्न में कुछ 3.9% का फ़र्क है, 5 साल में 3.1 का है, 7 साल में 1.9 का है, 10 साल में 1.1 का है। यानी 10 साल तक 2 एसआईपी चल रही हैं। हाइपोथेटिकली एक सबसे खराब डेट में इन्वेस्ट हो रहा है और एक सबसे अच्छी डेट में इन्वेस्ट हो रहा है, दोनों के बीच में फ़र्क 1% का आया। 15 साल में 0.7 रह गया, 20 साल में भी 0.7 है और 25 साल में भी 0.6 है। तो अभी हम 10 साल और 15 साल की बात कर लें, 10 साल में 1.1 और 15 साल में 0.7% का, लेकिन रिटर्न जनरेट तो हो गए ना। 10 साल में मिस्टर अनलकी, मतलब हमको अनलकी नहीं बोलना चाहिए बट एक समझाने के लिए बोल रहे हैं, उनका रिटर्न 14.7% का है, और जो जिनके पास डिवाइन पावर थी कि सबसे अच्छी डेट में वो इन्वेस्ट करें जा करके, उनका 15.8 था। ये तो पॉसिबल है नहीं। हमने तो सबसे खराब डेट, हमने से मतलब जो वर्किंग की इकोनॉमिक टाइम्स ने और मोतीलाल ओसवाल ने, उसके हिसाब से सबसे खराब डेट पकड़ ली। ऐसा तो नहीं होगा कि सारी डेट जितने भी इन्वेस्टमेंट हुए होंगे 10 साल के पीरियड में, यानी 120 महीनों में, हर 120 महीने में सबसे खराब डेट पकड़ी होगी। तो 1% का फ़र्क आ रहा है, तब 0.5 का आएगा। लेकिन भाई 15% का रिटर्न जनरेट तो हो गया। 15% का रिटर्न कौन सी बैंक की एफडी आपको करके दे रहा है, कौन सा डेट फंड करके दे रहा है, और आप टाइमिंग करते रहे और साल 2 साल तक तो इन्वेस्ट ही नहीं कर पाए। करना चाहते थे, मार्केट गिरने का वेट कर रहे थे, मार्केट बढ़ गया। इन नटशेल 2 मिनट में रिटायरमेंट प्लानिंग कीजिए और उसके बाद एसआईपी को शुरू कर दीजिए। उतना पैसा जरूर डालिए, जैसे जैसे खर्चे बढ़ते जाएं वैसे ही अपनी एसआईपी को स्टेप अप करते जाइए। अगर नहीं पॉसिबल है तो खर्चे को कंट्रोल कीजिए, और एसआईपी स्टेप अप जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा कीजिए, क्योंकि पैसा बनेगा, बचेगा तो आपके पास ही रहेगा। ये मेरा है रिटायरमेंट प्लानिंग विद रेफरेंस टू एसआईपी, मेरा कहना है। राइट, ओके, इंटरेस्टिंग था ये डिस्कशन। तो रिटायरमेंट प्लानिंग, आई होप कि जो हमारे ऑडियंस हैं इसके बेसिस पे रिटायरमेंट प्लानिंग अपनी कर लें। ये क्विक वाली रिटायरमेंट प्लानिंग होगी, बट एटलीस्ट क्विक तो करें और उसके बाद डिटेल्ड तो फिर अपने एडवाइज़र से बात करें। ठीक है, तो इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम लोग, और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने नोट किए हुए हैं, आगे के एपिसोड्स में उन पर डिस्कशन करेंगे। और इस पर भी कुछ क्वेश्चंस हों तो आप भेजें, तो उसको हम और क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।
ओके, थैंक यू। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय। थैंक यू।